अभी तक हम लोगों ने जो देखा था वो अपनी कौन सी आईसियाँ थी? क्वालकॉम आईसी थी, ठीक। सो अब उसके बाद हम देखेंगे अपनी MTK आईसी, ठीक। MTK का मतलब ये है कि जो भी हमारे मीडियाटेक सेट हैं, अगर उसमें MTK की पावर लगी हुई है, क्या लगी हुई है? तो जो मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलर हमारी पावर आईसी है वो है हमारी MT 6357। कौन सी आईसी है? 6357 जो होती है हमारी 6357 आईसी जो होती है, 6357 हमारी दो तरीके से आईसी होती है। एक होगी CRV और एक होगी MRV, ठीक। अभी दोनों के बारे में समझ लेंगे कि CRV और MRV में क्या डिफरेंस होता है। तो जो भी हमारी MTK की आईसी है, इस आईसी में बहुत कुछ चेंजेस नहीं होता है, सारी चीज़ें हमारी वही कॉमन हैं, लेकिन कुछ चेंजेस ज़रूर होते हैं, ठीक। कुछ चेंजेस का मतलब ये है कि जैसे अगर हमारी जैसे हम लोगों ने इससे पहले अपनी PM आईसी में जो भी हमारी क्वालकॉम की आईसी थी उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया था, ठीक। एक हम लोगों ने क्या किया था कि यहाँ पर हमने बक वोल्टेजेस बना लिए थे, यहाँ पर हमने LDO वोल्टेजेस बना लिए थे, ठीक है। मतलब आईसी ने बनाए तो उसको हमने इस हिसाब से कैटेगराइज कर लिया था। इसमें भी सेम यही होगा, ठीक है। अब होगा क्या, इससे पहले हमारा क्या होता था कि जब भी हमारा क्वालकॉम सेट होता था तो हमारी एक चार्जिंग आईसी होती थी जो कि हमारी VPS पावर जनरेट करती थी। इसके अंदर हमारा क्या होगा कि V सिस्टम बनेगी। क्या बनेगी? V सिस्टम बनेगी। और जो V सिस्टम बनेगी वो वापस हमारा आईसी के अंदर जाएगी और आईसी से निकलेगी और हमारी बैटरी में चली जाएगी। तो ये हमारा पिछले भी मॉडल्स में होता था और अब भी यही होगा, लेकिन कुछ चेंजेस ज़रूर होंगे। वो चेंजेस क्या होंगे कि ये जो V सिस्टम है ये हमारी इसके अंदर एंट्री करेगी। अब ये जितने सारे बक होंगे उतनी जगह एंट्री होगी, लेकिन इसके साथ में क्या होता है कि ये हमारी आईसी है, इस आईसी के अंदर एक पिन हमारी और होगी। क्या होगी? एक पिन हमारी और होगी जो कि जिसका नाम होगा SMPS। क्या नाम हो जाएगा? ठीक। अब होगा ये कि ये जो हमारा VPS पावर है इस सेक्शन के अंदर एक 0 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू एंट्री करेगा। अगर आपकी कहीं पर भी 6357 आईसी लगी हुई है, CRV हो या MRV हो, इसके अंदर हमारा एक SMPS सेक्शन होगा और उस SMPS सेक्शन के अंदर हमारी VPS पावर इन होगी। क्या होगी? इन होगी। बाकी ये जो बक हमारे सेक्शन है इसके अंदर तो इन होगी ही होगी, लेकिन साथ में SMPS सेक्शन के अंदर भी इन होगी। और जो SMPS सेक्शन के अंदर इन होगी, कंपनी क्या करेगी, एक रेजिस्टेंस के थ्रू इसकी एंट्री कराएगी। ठीक। एंट्री कराने का मतलब है कि एक रेजिस्टेंस के थ्रू SMPS के अंदर वोल्टेज आएंगे। अगर बाय द वे किसी भी रीज़न से ये रेजिस्टेंस हट जाए या इस रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाए तो इसको वोल्टेज मिलेंगे क्या SMPS सेक्शन को? नहीं मिलेंगे। कि मिल जाएंगे? अगर इस SMPS सेक्शन को वोल्टेज नहीं मिले तो आप के सेट में अगर ये रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ, अगर ये रेजिस्टेंस मिसिंग हुआ या इसकी वैल्यू बढ़ गई तो आप इस सेट के अंदर जैसे ही नई आईसी लगाएंगे आईसी शॉर्ट हो जाएगी। आप फिर दूसरी आईसी लगाएंगे फिर वो भी शॉर्ट हो जाएगी। आप सैकड़ों आईसी लगा लेंगे, जितनी आईसी आप लगाते जाएंगे सब शॉर्ट होती चली जाएंगी।
बात समझ में है। तो अगर ये रजिस्टेंस किसी भी रीज़न से इसकी वैल्यू बढ़ जाए या मिसिंग हो तो इस रजिस्टेंस को हटा के जंपर मार देना। और अगर जंपर नहीं मारा या ये रजिस्टेंस नहीं लगाया तो आप एक नहीं 100 आईसी लगा लेना, सबके सब आईसियाँ शॉर्ट हो जाएंगे। बात समझ में आई। और आपका फ़ोन बनेगा नहीं और आप कहोगे साहब हमने एक नहीं 4-4 आईसी बदल के देख लिया और फिर भी आईसी शॉर्ट हो जा रही है। तो आप सोचोगे मार्केट से हम जितनी आईसी ला रहे हैं सब ख़राब हैं क्या, सब शॉर्ट हैं क्या? लेकिन आईसी शॉर्ट नहीं है। आपका क्या है कि अगर एसएमपीएस सप्लाई नहीं मिली, क्या नहीं मिली, अगर एसएमपीएस सप्लाई नहीं मिली तो आपका क्या होगा कि आईसी कोई भी आप लगाएंगे वो आईसी आपकी शॉर्ट हो जाएगी। आ गई बात समझ में। तो इस आईसी के अंदर ये बड़ी इम्पॉर्टेंट पिन है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा रजिस्टर है। ठीक, अब अगर हम लोग देखें कि ये जो हमारा 6357 आईसी है, ठीक, इसके अंदर सबसे पहला अगर हम देखें तो सबसे पहला हमारा एक कॉइल ये लगी हुई है। ठीक, ये जो कॉइल है ये हमारा वोल्टेज बनाएगी। क्या बनाएगी? वोल्टेज बनाएगी। जितनी भी कॉइलें लगी होंगी सभी वोल्टेज बनाएंगी कि नहीं बनाएंगी? ठीक, तो ये जो वोल्टेज बनाएगी ये वोल्टेज हमारा वी प्रोसेसर, ठीक ठीक, दूसरा वोल्टेज जो हमारा बन जाएगा वो बन जाएगा वी कोर। क्या बन जाएगा? ठीक, वी कोर हो गया। कोर का मतलब ये है कि जो हमारा कोर सेक्शन है, और कोर सेक्शन किसका होगा? हमारा सीपीयू का होगा। ठीक, उसके बाद में ये हमारा मॉडम, यानी जो सीपीयू का मॉडम सेक्शन है उसको सप्लाई चाहिए। ठीक, उसके बाद में हमारा वीपीए क्या होगा? वीपीए का मतलब ये होता है कि हमारा जो मोबाइल है, मोबाइल के अंदर क्या होता है कि जो 4G आईसी होती है, क्या होती है? 4G आईसी होती है। तो 4G आईसी को सप्लाई चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? तो क्वालकॉम सेटों में 4G आईसी को सप्लाई देने के लिए एक APT आईसी लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? लेकिन अगर मीडिया टेक सेट है तो उसमें VPA सप्लाई बनती है। क्या बनेगी? VPA सप्लाई मिलेगी। ठीक, अगर क्वालकॉम सेट है तो उसमें अलग से आईसी लगी होती है, उसका नाम क्या होता है? APT आईसी, जो कि हमारे 4G के आईसी के लिए हमारी सप्लाई बनाती है। और अगर हम मीडिया टेक की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? VPA। बात समझ में? तो ये जो हमारा है VPA सप्लाई है। अगर हम क्वालकॉम की बात करते, किसकी बात करते, तो क्वालकॉम के लिए एक अलग से आईसी लगा दी जाती है जिसका नाम APT हो जाता है। क्या नाम होता है? ये 4G हमारी जो हमारी आईसी होती है उसके लिए सप्लाई बनाती है। और मीडिया टेक में हमारी क्या मिल जाएगी? VPA सप्लाई हो जाएगी। बात समझ में आई? ठीक, उसके बाद में हमारी क्या हो जाएगी? VS1 सप्लाई। और एक सप्लाई बन जाएगी VS1। क्या बन जाएगी? VS1। तो ये हमारी इतनी सारी सप्लाइयाँ बनेंगी। अब होगा क्या? अभी तक हम क्वालकॉम में क्या देखते थे कि मॉडम सप्लाई हमारी ऑफ रहती थी कि नहीं रहती थी। लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे 6357 में देखेंगे तो आपकी मॉडम सप्लाई ये ऑन रहेगी। क्या रहेगी? VPA जो सप्लाई है ये ऑफ रहेगी। अब कौन सी सप्लाइयाँ ऑन हो गई? ये ऑन हो गई, ये ऑन हो गई, ये ऑन हो गई। बात समझ में कि नहीं आई? आ गई। और ये सप्लाई हमारी ऑफ हो गई। ठीक है ना कि नहीं? यहाँ पर एक VPA सप्लाई आ गई। VPA किसके लिए हो गई? 4G के लिए हो गई। ठीक, क्वालकॉम सेटों में 4G के लिए अलग से आईसी लगा दी गई थी, तो इसमें अलग से आईसी नहीं लगाई गई है। तो इसको अब 4G आईसी को कहाँ से सप्लाई दे दी गई है? पावर से ही दे दी गई है।
बात समझ में आई कि नहीं आई? और इम्पॉर्टेंट पिन क्या हो गई, ये हो गई। अभी तक क्वेलकॉम में क्या था कि मॉडेम हमारा क्या रहता था, ऑफ रहता था। एमटीके में क्या होगा, अब इस वाली कॉइल पे आपको वोल्टेज मिलेंगे, किस कंडीशन में, ऑफ कंडीशन। ठीक, अब इसको हम लोग ज़रा सर्किट डायग्राम पे देख लें, ठीक है ना। हम सबसे पहले इसको देख लें, MT6357। ठीक, तो MT6357 आईसी हमारी किन किन सेटों में लगी है, 6A में लगी है, 9A में लगी है, E6 प्ले में लगी है, G8 पावर, मतलब ये पूरी मॉडल लिस्ट दे रखी है कि किस किस मॉडल में हमारी MT6357 लगी है। तो बहुत सारे मॉडलों में लगी है कि नहीं लगी है, लगी है। तो अगर बाय द वे हमको कोई भी एक मॉडल हम अपना देख लें, आप अपने सिमेटिक में आ जाएं। सबसे पहले ये हमारा लेआउट है, ठीक है। इस लेआउट के अंदर हम ये देख लें कि हमारी पावर आईसी कहाँ पर लगी हुई है, ठीक है। तो अगर हम इस लेआउट को देखते हैं तो हमें सबसे पहले फोकस किस पे करना होता है कि कॉइलें हमारी जिसके अगल बगल लगी हों ज़्यादा, वो हमारी पावर आईसी हो जाएगी। तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो यहाँ पर हमको कॉइल दिख रही, ये कॉइल दिख रही, ये कॉइल दिख रही, ये कॉइल दिख रही, ये कॉइल दिख रही। कितनी कॉइलें दिख रही, 1 2 3 4 5 कॉइलें दिख रही कि नहीं दिख रही। उसके साथ में क्या होगा, थोड़ा सा हम इसको और जूम कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पे X2201, इसका मतलब ये जो X है, X से डिनोट किया जाता है क्रिस्टल को, ठीक। तो ये हमारा क्रिस्टल हो गया, तो इसका मतलब पावर आईसी हमारी ये हो गई। बात समझ में? तो ये हमारी पावर आईसी हो गई, ये इसके बगल में कॉइल्स हो गई, साथ में इसके ये क्रिस्टल हो गया, ठीक। इसका पीसीबी का बैक साइड भी देख लें, ऐसा तो नहीं कि उधर आईसी लगी हो। यहाँ पर देखो कोई आईसी दिखाई पड़ रही है कि जिसके साथ में आपको कॉइलें दिख रही हो, दिख रही क्या कोई आईसी? नहीं। तो इसका मतलब ये जो हमारा मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड के में ये जो ये आईसी लगी हुई है, ये हमारी क्या है, पावर है, ठीक। अब ये जो हमारी पावर है ये क्या है, U2001 है, क्या है, U2001। अब इसका हमें सर्किट डायग्राम देखना पड़ेगा कि U2001 सर्किट डायग्राम के अंदर अपनी पावर आईसी को देखना पड़ेगा। तो U2001 हमारी 4 पेज में है, ठीक है। एक तो हमारा ये आ गया, ए पार्ट इसका आ गया। अब इसके अंदर देख लो, यहाँ पर हमने एक बताया था कि जो भी आपकी MT6357 आईसी होगी उसका एक सेक्शन होगा SMPS। कौन सा सेक्शन होगा, SMPS सेक्शन में एक 0 ओम का रेजिस्टेंस लगा के सप्लाई दी जाएगी। क्या दी जाएगी, तो यहाँ पर 0 ओम का रेजिस्टेंस है, तो 0 ओम का रेजिस्टेंस लगा के SMPS में सेक्शन में सप्लाई दे दी गई। अब ये जो सप्लाई दे दी गई है, अगर ये सप्लाई नहीं आएगी तो हमारी आईसी शॉर्ट हो जाएगी, तो इस सप्लाई का आना ज़रूरी है, ठीक। कुल मिला के जो सप्लाई हमारी वी सिस्टम या VPH पावर बनेगी वो हमारी कहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी। साथ में जितने हमारे ये बक कन्वर्टर लगे हुए हैं उनके सारे सेक्शन के अंदर इन हो जाएगी। तो यहाँ पर वी प्रोसेसर इन करके लिखा हुआ है, एक जगह 2 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 सेक्शन बना दिए कंपनी ने कि नहीं बना दिए। तो इसका मतलब आउटपुट में भी 5 सेक्शन होंगे, ठीक। ये वाली चीज़ तो क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। अब क्या हो गई, यहाँ पर जो सप्लाई मतलब प्लस और माइनस सप्लाई चाहिए इस सेक्शन को, पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज चाहिए, तो ये सेक्शन हमारा काम
करेगा। ठीक, अब ये सेक्शन काम करेगा तो इसका फीडबैक भी यहाँ पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये दूसरा सेक्शन है, ये काम करेगा, इसका भी फीडबैक यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, ये तीसरा सेक्शन है मॉडर्न सेक्शन, इसका भी फीडबैक यहाँ पर। ये चौथा सेक्शन, इसका भी फीडबैक आ गया। ये पांचवा सेक्शन, इसका भी फीडबैक आ गया। ठीक, तो ये हमारे सारे बक वाले सेक्शन थे। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर ये देख लो, ये इसका एलडीओ सेक्शन है। क्या है? एलडीओ सेक्शन है। तो अभी जो हमारे बक वाले सेक्शन थे, तो बक वोल्टेज बनाने के लिए हमको वी सिस्टम पावर की ज़रूरत पड़ी थी। इसका मतलब जो चार्जिंग आईसी ने वोल्टेज दिए थे उससे हमने वोल्टेज बना लिए थे। अब यहाँ पर जो एलडीओ सेक्शन है, एलडीओ सेक्शन को वोल्टेज बनाने के लिए कौन सी सप्लाई चाहिए? VS1। एलडीओ किससे बन रहा है? VS1 से बन रहा है। इससे पहले जब हम लोगों ने क्वालकॉम देखा था तो उसके अंदर किससे बनता था? हायर एलडीओ, लोअर एलडीओ और वीपीएस पावर से। अभी इसके अंदर किससे बन रहा है? VS1 से बन रहा है। ठीक, यहाँ पर देखो एक दूसरी सप्लाई है जिसका नाम है VS2। क्या सप्लाई का नाम है? अब ये VS2 कहाँ से आ रहा है हमको ये समझना पड़ेगा। भाई VS1 तो अभी हमको दिख गया था कि VS1 कहाँ से निकला था? पावर आईसी से निकला था, VS1 PMU। अब ये VS2 PMU कहाँ से आएगा? क्योंकि अगर इस आईसी को जब VS1 मिलेगा तब तो इसके एलडीओ ये काम करेंगे, और जब VS2 PMU आएगा तब ये एलडीओ काम करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, और ये वी सिस्टम तो हमको चार्जिंग आईसी से मिलता है, इससे तो कोई दिक्कत है नहीं। तो इसमें भी हमको 3 सप्लाइयों की ज़रूरत पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? कौन कौन सी? और वी सिस्टम, क्योंकि अब एमटीके की बात आ गई तो एमटीके में अब वीपीएस पावर नहीं मिलेगा, एमटीके में क्या मिलेगा? वी सिस्टम मिलेगा। तो VS1 PMU को अगर हमने देखा था तो VS1 PMU कहाँ से जनरेट हो रहा था? हमारा यहाँ से जनरेट हो रहा था कि नहीं हो रहा था? ठीक, तो ये तो है हमारा VS1 PMU। अब अगर हम बात करें VS2 PMU, क्योंकि इसकी भी अब हमको ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? अब यहाँ पर देखो VS2 PMU हमें पावर आईसी को देना है, तो पावर आईसी ने यहाँ पर एक हमको कुछ बताया है। क्या बताया है? कंपनी ने कहा कि जो VS1 PMU हमने 2.1 वोल्ट बनाया है, क्या बनाया? या तो एक रेजिस्टेंस लगा दो तो इसी से क्या हो जाएगा? VS2 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? भाई अगर VS1 और VS2 जुड़ गए तो VS1 बना, वही उसी का नाम आगे एक रेजिस्टेंस के बाद क्या हो जाएगा? VS2 हो जाएगा। या कंपनी ने कहा कि एक एक्सटर्नल VS2 दे दो। क्या दे दो? अब ये एक्सटर्नल VS2 का मतलब ये है कि हम एक और एक VS2 बनाएं, या तो VS2 बनाएं और नहीं तो इसी वोल्टेज को VS2 बना लें। जो वोल्टेज थे एक रेजिस्टेंस लगा के उसको क्या कर दें? VS2 नाम देते हैं। तो VS1 कितने वोल्ट का है? 2.1 वोल्ट का। अगर हमने ये रेजिस्टेंस लगा दिया तो VS1 का वोल्टेज कितना है? 2.1 है, तो VS2 का भी कितना हो जाएगा? अगर हमने ये रेजिस्टेंस हटा दिया तो अब हमने क्या किया? एक VS2 सप्लाई अलग से बनाएं, और वो कितने वोल्ट की बनाएं? 1.35 वोल्ट की, और उसको क्या करें? एक रेजिस्टेंस लगा के यहाँ पर दे दें कि नहीं दे दें? तो अब हमारा क्या हो जाएगा कि अगर हमने अलग से कोई सर्किट डिज़ाइन किया और ये सप्लाई बनाई और एक रेजिस्टेंस लगा के यहाँ पर दे दिया, तो ये जो हमारा VS2 है वो कितने वोल्ट का हो जाएगा? 1.35 का हो जाएगा। बात समझ में आई? और अगर आपने ये रेजिस्टेंस लगा दिया तो VS2 का भी वोल्टेज कितना हो जाएगा? 2.1 हो जाएगा।
और अगर ये रेजिस्टेंस नहीं लगाई, एक सप्लाई अलग से बना के यहाँ पर दे दी, तब VS2 कितने वोल्ट का होगा? तो एक तरीके से ये हायर LDO ये लोअर LDO बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अब इसके लिए कोई IC लगा दो, बात खत्म हो गई। एक IC लगा दो जो कि 1.35 वोल्ट बना दे, तो बन जाएगी सप्लाई। भाई पावर IC नहीं बनाया तो एक अलग से IC और लगा दें, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, ये सर्च कर लें ये कहाँ से आ रहा है भाई। अब इधर देखो, ये लो भाई साहब, लग गई IC? नहीं लगी? लग गई। अब इसमें क्या आया, V सिस्टम आया। ये इसका पावर गुड वाली पिन है। तो पावर गुड के बारे में तो हमने बताया था कि हर एक IC अपनी पिन के ऊपर अगर वोल्टेज मिल जाए तो मतलब ये होता है ओके, इस पिन का कोई यूज़ किया नहीं गया, ये यहीं पे यहीं ख़त्म हो गई है। इसको बाहर कहीं पे इसने अपनी बात किसी को बताई नहीं है कि काम कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक। यहाँ पर इसको क्या मिल गया, VS1 PMU क्या मिला? तो VS1 जब PMU मिला तो वो क्या बन गया, इनेबल बन गया इसका। तो इसका मतलब हमारे मदरबोर्ड में हायर LDO पहले बनना चाहिए। भाई चार्जिंग IC ने तो V सिस्टम बना दिया, क्या बनाया चार्जिंग IC ने? तो V सिस्टम इसको मिल गया। अब हमने आपको बताया कि ऑफ कंडीशन में क्या होगा, ये बनेगा। तो जैसे ही चार्जिंग IC ने V सिस्टम बनाया और पावर IC ने क्या बना दिया, हायर LDO बना दिया, बन गया कि नहीं बन गया? तो ये क्या काम कर गया, इसका इनेबल कर गया। तो ये IC काम कर गई। अगर यही IC पावर IC के अंदर डाल देते तो एक कॉइल और ही तो बढ़ती और कुछ होता कि नहीं होता। लेकिन कंपनी ने क्या किया, इसके लिए एक अलग से IC लगा दी। तो अब ये IC जो है ये क्या काम करेगी, 1.35 वोल्ट की सप्लाई बना देगी। बन गई सप्लाई। तो अभी जो हम देख रहे थे कि जो पिछले हम लोगों ने अपने PM वगैरह में देखा था हायर LDO लोअर LDO बनता था, इसमें भी बन गया। बस इसमें क्या हो गया कि लोअर LDO के लिए एक अलग से IC लगा दी गई। बात समझ में आई? तो पावर IC के साथ साथ हमको ये देखना होगा कि ये भी IC ओके है या नहीं है, क्योंकि अगर ये IC ओके ना हुई तो हमारी जो पावर IC के LDO वोल्टेजेस बन रहे हैं वो किससे बनेंगे, इससे बनेंगे। बात समझ में आई? तो अब हमारा क्या हो गया कि मदरबोर्ड में एक तो हमारी 6357 IC हो गई 6357 और साथ में एक छोटी सी IC एक ये भी लग गई। तो इसका काम क्या हो गया कि भाई एक वोल्टेज तुम भी बना दो। तो ये कौन से वोल्टेज बना रही है, 1.35 वोल्ट। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई, ठीक। तो ये वोल्टेज जब यहाँ पर आएंगे तो कंपनी ने कहा कि चाहो तो इसको यूज़ कर लो, चाहो तो इसको, लेकिन कंपनी ने कहा साहब रहने दीजिए, हमने ये IC लगा ली है तो हमको ये वोल्टेज मिल गए हैं। तो कहने लगे ये मिल गए हैं तो ये वोल्टेज यहाँ आ जाएंगे। तो जब ये वोल्टेज यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस 0 ओम की लगा के आगे दे दिया तो बन गया VS2 PMU कि नहीं बन गया? तो ये जो VS2 PMU है ये हमारा कहाँ चला जाएगा, पावर IC के अंदर इन हो जाएगा। कहाँ इन हो जाएगा? और जब पावर IC के अंदर इन हो जाएगा तो क्या बना देगा, LDO वोल्टेज बना देगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। तो 6357 में कुछ चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो पावर IC तो मेन तो रही, साथ में एक छोटी सी IC और भी लगा दी, ठीक है, जिसका काम हो गया 1.35 वोल्ट बनाना। बाकी ये यहाँ पर हमारे सारे क्या हैं, ये हमारे LDO सप्लाई बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अब ये जो LDO सप्लाई हमारी बन रही है ये सारे वोल्टेजेस यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो जितने वोल्ट बनेंगे उतने वोल्ट लिखे हुए हैं कि नहीं लिखे हुए हैं? बात समझ में आई नहीं आई? आ गई। जो भी ICयाँ हमारे मदरबोर्ड के अंदर लगी हैं कंपनी क्या करेगी, हो सकता है कोई चेंजेस करे या ना करे। अगर कोई चेंजेस हुए हैं तो वो चेंजेस हमको मालूम होने चाहिए कि क्या चेंज हुआ। बात समझ में आई? ठीक। तो अभी हम लोग किसकी बात कर रहे थे, U2001 की।
तो U2001 जो है हमने ए नंबर वाला देखा तो उस पर हमको ये मिल गया, ठीक, बक कन्वर्टर सर्किट। बी पे देखा तो इस पर हमको क्या मिल गया, LDO मिल गया कि नहीं मिल गया। देख लें अगर इस पर कंपनी ने कोई चार्ट वार्ट तो साथ में नहीं दिया है। उसके बाद ये इसके नेक्स्ट पेज पे हम लोग आ गए, क्या गए, नेक्स्ट पेज पे। अब नेक्स्ट पेज पे जब आ जाएंगे तो यहाँ पर हमको क्या देख लेना है, क्रिस्टल देख लेना है, ठीक। तो यहाँ पर एक चीज़ ये देख लो, अभी तक हम क्रिस्टल कितने मेगाहर्ट्ज़ का देख रहे थे, 19.2 का देख रहे थे, मतलब मोटा मोटा एक 19 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल देख रहे थे। अब देखो क्रिस्टल चेंज हो गया, कितने मेगाहर्ट्ज़ का हो गया, 26 मेगाहर्ट्ज़ का। तो इसका मतलब ये क्रिस्टल हम PM वाले क्रिस्टल के साथ में क्या रिप्लेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर भी हमने PM IC देखी थी वहाँ पर 19.2 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल लगा था। इस सेट के अंदर कितना लगा हुआ है, 26 मेगाहर्ट्ज़। तो यानी उन सेटों का क्रिस्टल हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते। बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। तो इसके साथ में हमारा क्रिस्टल कितना लगा है, 26 मेगाहर्ट्ज़ का। तो जब 26 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल लगा है तो इस सेट में जो बेसबैंड क्लॉक बनेगी वो भी 26 मेगाहर्ट्ज़ की होगी। उसमें कितनी थी, 19 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल था, तो इसका मतलब 19 मेगाहर्ट्ज़ का की बेसबैंड क्लॉक बन रही थी। इस सेट में कितने मेगाहर्ट्ज़ की क्लॉक बनेगी, 26 मेगाहर्ट्ज़ की। तो बेसबैंड फ्रीक्वेंसी यानी बेसबैंड की क्लॉक की फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई कि नहीं हो गई। इसके साथ में ये देख लो, इससे पहले के जो मॉडल्स थे हमने उसके अंदर देखा था कि RTC क्लॉक यानी जो स्लीप क्लॉक होती थी वो हमारे CPU को जाती थी। कितनी जाती थी CPU को, वो क्या होती थी, 32.768 किलोहर्ट्ज़ की सप्लाई जो है हमारे CPU को जाती थी। तो इसमें भी देखो RTC क्लॉक ये लिखा है, RTC के, ठीक। तो ये RTC क्लॉक हमारे CPU को जा रही है क्या, तो ये देख लो यहाँ पर नाम लिख गया MT6765। तो ये हमारी CPU हो गया MT6765। इसको हमारे स्लीप क्लॉक मिल रही है, क्या मिल रही है, स्लीप क्लॉक मिल रही है। और इस स्लीप क्लॉक अगर आपको चेक करना हो तो उसके लिए कंपनी ने एक टेस्ट पॉइंट भी दे दिया है। ये यहाँ पर है टेस्ट पॉइंट। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से जो हमारी स्लीप क्लॉक निकल रही है वो हमारे कहाँ जा रही है, CPU को जा रही है। बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई, ठीक। उसके साथ में हमारा एक चीज़ और देख लो, यहाँ पर एक चीज़ है सिस्टम रीसेट B लिखा हुआ है। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, पावर ऑन रीसेट देखा था, किसमें था, क्वालकॉम में। अब इसके अंदर देख लो, ये हमारा CPU है, CPU को क्या मिल रहा है, रीसेट मिल रहा है। रीसेट कहाँ से आ रहा है, पावर IC से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो CPU को रीसेट सिग्नल क्या मिल रहा है। तो इससे पहले जब हम क्वालकॉम देख रहे थे तो उसके अंदर नाम लिखा हुआ था पावर ऑन रीसेट, इसके अंदर क्या नाम हो गया, सिस्टम रीसेट हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो थोड़े बहुत नाम आपको चेंज मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मिलेंगे, ठीक। क्रिस्टल मिल गया इसको कि नहीं मिला, मिल गया। अब और देखें, अब इसके अंदर एक चीज़ और देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, सीरियल क्लॉक इनेबल, क्या लिखा है, इनेबल 0।
तो ये जो सीरियल क्लॉक इनेबल 0 है ये हमारा कहाँ जाएगा, पावर आईसी में जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। तो जब ये सीरियल क्लॉक इनेबल आ रहा है और एक यहाँ पर सीरियल क्लॉक इनेबल 1 आ रहा है, क्या आ रहा है, एक इस पे 0 लिखा हुआ है और इस पे 1 लिखा हुआ है। तो ये जो 1 वाला सीरियल क्लॉक इनेबल है जब हमारा सेट ऑन होगा तब आएगा। ये जब सीरियल क्लॉक इनेबल 1 आता है तब हमारे जो नेटवर्क सेक्शन के लिए जो फ्रीक्वेंसी बनती है तब ये फ्रीक्वेंसी तब बनेगी जब सीरियल क्लॉक इनेबल 1 आएगा। बात समझ में? अभी जो है यहाँ इनेबल 0 जो आ रहा है इससे हमारा क्या बनेगा, बेस बैंड क्लॉक बनेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई? तो इससे पहले हमारा क्या आता था, बेस बैंड क्लॉक इनेबल आता था। क्या आता था, बेस बैंड क्लॉक इनेबल आता था कि नहीं आता था? बात समझ में आई? तो अभी क्या आ रहा है, सीरियल क्लॉक इनेबल आ रहा है। तो अगर ये सब चीज़ें अगर हमको चेक करना है तो इन चीज़ों के लिए हमको CRO चाहिए होगा। लेकिन अभी आपको चूँकि CRO वगैरह होगा नहीं, हमको मल्टीमीटर लेवल से अपनी रिपेयरिंग करनी है। तो हमको सबसे पहले ये देखना है कि अगर 6357 IC लगी हुई है तो उसकी जो SMPS सप्लाई के ऊपर 0 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो लगा है या नहीं लगा है। अगर वो लगा है तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आई? वैल्यू चेंज का मतलब कि वो 0 ओम है तो 0 ही ओम रहे। अगर उसकी वैल्यू बढ़ गई तो वोल्टेज नहीं जाएंगे SMPS सेक्शन को, और अगर SMPS सेक्शन को वोल्टेज नहीं मिले तो जैसे ही हम अपनी IC लगाएंगे हमारी IC शॉर्ट हो जाएगी। ये रेजिस्टेंस हो गया। रेजिस्टेंस के बाद में हमारी ये कॉइलों पे सप्लाई बननी चाहिए। इन कॉइलों में किसी में शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए। शॉर्टिंग के बाद में हमारी जो सप्लाई है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट सप्लाई इन सारी सप्लाइयों के बाद में आएगी, वो कौन सी सप्लाई आएगी, VS1 आएगी। और जब VS1 आएगी तब जाके VS2 बनेगा। बात समझ में? तो अगर आपके पास में कोई भी MI6 है या 6 या जिसके अंदर भी आपका क्या लगा हो, 6357 लगी हो, तो आपको ये देख लेना है कि VS1 सप्लाई बनी या नहीं बनी। अगर VS1 बनी है तो VS2 सप्लाई के लिए एक IC लगी हुई है वो भी बननी चाहिए। अगर VS2 सप्लाई नहीं बनी तो बाकी हमारे LDO नहीं बनेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बाकी अगर आपको देखना हो कि ये जो अदर वोल्टेजेस हैं ये हमारे कहाँ पर जा रहे हैं तो इनको आप बैक ट्रेस करेंगे तो आप वहाँ पर यहाँ पे पेज नंबर 4 लिखा है और एक जगह लिखा है पेज नंबर 10। तो हो सकता है जो हम अभी जिस जगह पर हैं वो हमारा क्या है, पेज नंबर 10 है कि नहीं है। और बाकी ये हमारा पेज नंबर 4 है। ये हमारा सारा CPU का सेक्शन हो गया। ये देखो आ गया। ये जहाँ जहाँ पर नाम लिखे हुए हैं ये मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो गई, CPU के लिए हमारी सप्लाई हो गई कि नहीं हो गई। तो ये जो पहली वाली कॉइल है ये CPU के V प्रोसेसर लिखा हुआ है। V प्रोसेसर का मतलब ये CPU के लिए सप्लाई इसने बना दी। उसके बाद में दूसरी सप्लाई हमारी कौन सी बना दी, V कोर बना दी। ये V कोर भी हमारी किसके लिए सप्लाई हो जाएगी, CPU के लिए हो जाएगी। हो गई CPU की सप्लाई। ठीक, तीसरी हमारी सप्लाई कौन सी हो जाएगी, मॉडेम की हो जाएगी। इस सेट में ये MTK सेट है तो इसके अंदर ऑफ कंडीशन में भी मॉडेम सप्लाई बनेगी। बात समझ में? तो ये मॉडेम सप्लाई को अगर हम चेक करते हैं तो ये CPU के अंदर का जो मॉडेम सेक्शन है वहाँ पे आ गए। तो CPU के मॉडेम सेक्शन को भी सप्लाई मिल गई ऑफ कंडीशन में।
उसके बाद में ये हमारी सप्लाई है VPA PMU। ठीक, VPA PMU हम कहाँ पहुँचे? 19 नंबर पेज पे पहुँचे हैं। कहाँ पे पहुँचे हैं? अब अगर आपको ये दिखाई पड़ रहा हो या कुछ आपको एज्यूम कर पाओ, तो यहाँ पर ये हमारा कुछ नेटवर्क सेक्शन टाइप का दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है? यहाँ पे TX RX या TX RF ये सब लिखा हुआ है कि नहीं लिखा है? तो ये हमारी क्या है? नेटवर्क सेक्शन है। तो क्या ऑफ कंडीशन में नेटवर्क सेक्शन काम करेगा? नहीं करेगा। तो क्या ऑफ कंडीशन में ये सप्लाई बननी चाहिए? नहीं बननी चाहिए। तो ये सप्लाई हमारी कब बनेगी? जब सेट ऑन होगा। तो इसलिए ये सप्लाई हमारी जब हम चेक करेंगे इस सेट को, तो ये जो हमारी VPA सप्लाई है ये ऑफ कंडीशन में नहीं बनेगी। उसके बाद में ये VS1 PMU ये तो बनेगी ही बनेगी। और जो VS1 PMU है ये क्या काम करेगी? वापस हमारी पावर IC के अंदर जाके LDO वोल्टेज बनाएगी और साथ में इसी वोल्टेज से क्या बन जाएगा? VS2। मतलब एक तरीके से ये जो हायर LDO है इसी से हमारा क्या बनेगा? लोअर LDO भी इसी से बनेगा। तो इसलिए हायर LDO का बनना ज़रूरी हो गया कि नहीं हो गया? तो ये हमारी सप्लाई इससे क्या हो जाएगी? इनेबल हो जाएगी। क्योंकि अगर ये नहीं आई तो ये इनेबल नहीं होगी। ठीक, ये इनेबल नहीं होगी तो ये वोल्टेज बनेंगे नहीं। क्या हुआ बताइए, कोई कन्फ्यूजन? देखने में कुछ नहीं है, सीधा सा फंडा है। यहाँ पर ये IC है, साथ में क्या किया कंपनी ने? एक IC और लगा दी। ठीक, ये तो इतनी ये पावर IC लगी हुई है, साथ में क्या किया? इसको दे दिया V सिस्टम दे दिया। अब क्या हो गया कि ये IC काम करे। अब ये काम कब करे? तो कंपनी चाहती तो कहीं और से भी इनेबल करा सकती थी। तो कंपनी ने क्या किया कि इसको सीधे V सिस्टम 1 से जोड़ दिया। तो अगर किसी वजह से V सिस्टम 1 नहीं बना, क्या नहीं बना, तो V सिस्टम 2 बनेगा क्या? नहीं बनेगा। बात समझ में आई? कौन से? 1.35 के ये वोल्टेज बन जाएंगे। तो एक तरीके से ये हायर LDO हो गया और ये हमारा लोअर LDO। तो अभी तक क्या था? हायर लोअर LDO सब एक ही IC से, पावर IC से बन रहे थे। अब क्या किया कंपनी ने? एक IC और लगा दिया। कहा कि साहब जब हायर LDO बनेगा तभी लोअर बनेगा, अगर हायर ना बना तो लोअर भी नहीं बनेगा। बात समझ में आई? तो अब हमको पावर IC के साथ में अब ये IC भी चेक करनी पड़ेगी कि नहीं चेक करनी पड़ेगी? क्योंकि पावर IC से तो हायर बन जाएगा, लेकिन अगर लोअर नहीं बना तब भी तो काम नहीं होगा। CPU को जा रही है, मॉडम पे बनेगी सप्लाई, उसमें बनती ही नहीं है ऑफ कंडीशन में। ऑफ कंडीशन में क्वालकॉम सेटों में मॉडम सप्लाई नहीं बनती है। मॉडम वाली जो क्वाइल होगी उसमें वोल्टेज नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर MTK है तो उसमें मॉडम वाले पे वोल्टेज मिल जाएंगे। भाई वो CPU का इंटरनल सेक्शन को जो जो वोल्टेज रिक्वायर्ड है हमारी पावर IC वो वोल्टेज बनाएगी। ठीक है भाई, उसने कहा कि हमको ऑफ कंडीशन में मॉडम सप्लाई की रिक्वायरमेंट नहीं है तो नहीं बनाई गई। तो सर्किट डिज़ाइन करा है जिसने, उसने उस हिसाब से सर्किट डिज़ाइन किया है। तो सर्किट के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कौन से वोल्टेज ऑफ कंडीशन में बनेंगे, कौन से ऑन कंडीशन में बनेंगे। भाई सीधी सी बात समझो, कोई आदमी रात में लाइट बंद करके सोता है, कोई चालू करके सोता है। अब वो तो उसकी अपनी रिक्वायरमेंट है ना। कहने लगे साहब वो चालू करके क्यों सोता है लाइट, तो कहने लगे साहब वो बंद करके क्यों सोते हैं। अब सबका अपना अपना वहाँ पे एक लॉजिक होगा। लॉजिक ये होगा कि भैया रात में हम उठेंगे, हम कैसे से उठ के चलेंगे, हम गिर पड़ेंगे। तो लाइट जलती रहती तो हम रात में जग भी जाते, तो हमको दिख जाता है हमको वॉशरूम वगैरह जाना हो।
सबका अपना लॉजिक है कि नहीं है। और कुछ ने कह दिया कि साहब वो रात में जब तक लाइट ना बंद करो नींद नहीं आती। कहना यार आंखें बंद हो गई, तुमको क्या पता लाइट जल रही बंद हो गई, खुली है तब भी क्या फ़र्क पड़ता है। आंखें बंद करके सोगे कि खोल के सोगे कि लाइट देखते रहोगे, होता है कि नहीं। तो उसका कोई लॉजिक है। कहने कि बिना लाइट बंद करे हमें नींद नहीं आती। कहने तुमने आंखें बंद कर ली, तुमको क्या पता लाइट जल रही बंद है। तो कुल मिला के यहाँ पर हमारी सीपीयू की जो रिक्वायरमेंट्स है वो उसके हिसाब से जो कंपनी के ने सर्किट डिज़ाइन किया हुआ है वो उसी हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है कि भाई इस मतलब अभी जैसे क्वालकॉम सेट में है तो उनमें सीपीयू को ये सप्लाई चाहिए, एनर्जाइज होने के लिए, काम करने के लिए एमटीके में ये सप्लाई चाहिए। तो ये अलग अलग अपना इंजीनियर है, उनका अपना अपना अलग अलग लॉजिक है। अभी तो हमको केवल अभी उनके लॉजिक को नहीं समझना है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या किया। अभी हमको पहले ये देखना है कि क्या होता है, एमटीके सेट में क्या होता है और क्वालकॉम सेटों में क्या होता है। बात समझ में आई। तो अगर आपका कोई सेट है जिसके अंदर 6357 लगी हुई है, उसके अंदर आपको इन कॉइलों पे वोल्टेज चेक करना है, साथ में ये देखना है कि हो सकता है कि कंपनी ने जो लोअर एलडीओ है VS2 सप्लाई है उसके लिए कोई आईसी लगाई है या नहीं लगाई है। अगर आईसी लगाई है तो आईसी का काम करना ज़रूरी है। और हो सकता है एक दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि कंपनी क्या करे, ये आईसी ना लगाए, आईसी ना लगाए, एक रेजिस्टेंस लगा के हायर एलडी और दोनों लोअर एलडी दोनों सेम वोल्टेज हो जाएंगे। अभी हम लोग ने देखा था कि नहीं देखा था, देखा था ना कि कंपनी ने एक ऑप्शन दे दिया कि भाई चाहो तो आईसी लगा लेना और चाहो तो रेजिस्टेंस लगा के इसी वोल्टेज को यूज़ कर लेना। तो इसमें इन्होंने इस मॉडल के अंदर ये आईसी लगाई है। तो केवल आपको पावर आईसी के साथ में अब ये छोटी सी आईसी है इसको भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि एक वोल्टेज ये आईसी भी बना रही है। हाँ बिल्कुल एक ही से काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एक ही से तो काम हो जाएगा फिर तो। क्या चीज़ भाई, हमें तो पावर आईसी को हायर और लोअर एलडीओ दोनों देना है ना। अब वो कहीं से भी दे रहे हो उससे पावर आईसी को नहीं मालूम है कहाँ से दे रहे हो, पर पावर आईसी को 2 वोल्टेज चाहिए ना। अब एक वोल्टेज आपने बनाए, दूसरे वोल्टेज के लिए या तो आईसी लगा दो और यही वोल्टेज दोनों बन रहे हैं, दोनों पावर आईसी दोबारा जा रहा है। हाँ एसी लोअर खराब हो गया, लोअर खराब हो गया, हायर वाली से खराब हो गया, तो हायर खराब हो गया तो लोअर बनेगा ही नहीं। मतलब पावर आईसी नहीं जा रहा है, यहाँ बन रहा है, छोटी आईसी जा रहा है, बन रहा है। क्या कहना चाह रहे हो, VS1 इनेबल पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, इनेबल पे आ रहा है, और VS2 बन रहा है नहीं बन रहा है, तो बन रहा है तो पावर आईसी में जाएगा ना भाई। लाइन तो जुड़ी हुई है ना, कंपनी ने तो वायरिंग करी रखी है ना, तो जाएगा ही भाई। अगर किसी वजह से ट्रैक व्रैक ब्रेक हो जाए तो वो भाई जंपर मार लो, वो एक अलग चीज़ है, बाकी जाएगा तो वही है ना जब बनेगा, कि नहीं जाएगा। बात समझ में आई। इसके अंदर क्या चेंज मिला, एक आईसी और अलग से मिल गई कि नहीं मिल गई। तो बस इस आईसी को देख लेना है कि किस मॉडल में ये आईसी लगी है और किस में नहीं लगी है। अगर हाँ कितनी कॉइल हो गई, गिन लो, हो गई बस 5 कॉइलें हो गई। छठी कॉइल अगर आपने ये आईसी लगा दी तो छठी कॉइल ये बन जाएगी। छोटी सी आईसी U2803 है तो U2803 हमारी कहीं ना कहीं लगी होगी। अब ये देख लो U2803 है, ये मदरबोर्ड के पीछे साइड में लगी है। पावर आईसी दूसरे साइड में और ये छोटी वाली आईसी दूसरे साइड में। कॉइल का नंबर क्या है, PL2803 है। ये देखो बैक साइड में लग गई आईसी और इसकी कॉइल ये हो गई। तो आपको पीछे साइड की कॉइलें तो चेक करनी है, साथ में ये भी चेक करना है।
ये आईसी ख़राब नहीं होनी चाहिए, इस आईसी की लाइन में शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए। कोई भी आईसी हो हमारी, आईसी ख़राब नहीं होनी चाहिए, आईसी के आउटपुट में शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए। यही दो चीज़ें तो हम लोग देखते हैं, कुछ और देखते हैं। ठीक, अगर आउटपुट में शॉर्टिंग नहीं है तो फिर आईसी को काम करना चाहिए, और आईसी को काम करने के लिए क्या है, उसके इनपुट जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए। जब इनपुट रिक्वायरमेंट पूरी होगी तभी आउटपुट निकलेगा। अगर कोई इनपुट मिसिंग होगा तो आउटपुट नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये बातें हमको किससे पता चल रही, सर्किट डायग्राम से पता चल रही। अभी सर्किट डायग्राम ना होता तो हमको पता चलता क्या कि इसमें कौन सी सप्लाई कैसे बनाई गई, क्या बनाई गई है। ठीक है ना, वही बात क्लियर। ठीक।